ये कहानी एक गरीब परिवार की बेटी की है, जिसके पिता का नाम विमल था और बेटी का नाम मोहिनी था। मोहिनी अपने पिता के साथ रहती थी। जब वो 5 वर्ष की थी, तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता विमल ने अकेली ही मोहिनी को पाला था। मोहिनी दिखने में बचपन से ही बहुत सुंदर थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। मोहिनी के पिता दूसरे गांव में एक सेठ के पास काम करते थे। अरे विमल, अरे कहाँ मर गया तू? जल्दी मेरे जूते ला, देर हो रही है। मुझे सुरजीत के स्कूल जाना है। आज मेरे बेटे की परीक्षा का परिणाम आने वाला है। ये लीजिए सेठ जी, आपके जूते। इसके बाद सेठ तैयार होकर स्कूल चला जाता है, लेकिन जब उसको अपने बेटे का परिणाम मिलता है तो वो गुस्से में घर आता है और अपने बेटे को खूब डांटता है, क्योंकि उसके बेटे के परीक्षा में बहुत कम नंबर आए थे। और दूसरी तरफ विमल अपने घर जाता है तो उसकी बेटी मोहिनी जल्दी से उसके पास आती है और अपने परीक्षा का परिणाम दिखाती है। पिताजी, आपको पता है मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ। अरे वाह मेरी बेटी, शाबाश। विमल और मोहिनी बहुत खुश थे, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। समय बीतता गया। मोहिनी बड़ी हो चुकी थी और अब वो कॉलेज जाने लगी थी। दूसरी तरफ सेठ का बेटा सुरजीत भी बड़ा हो गया था और वो मोहिनी के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन सुरजीत कॉलेज में पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एक दिन मोहिनी के पिता मोहिनी से कहते हैं, बेटी मुझे खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है। सेठ ने आज मुझे जल्दी बुलाया है। पिताजी, लेकिन खाना नहीं बना है तो मैं अभी जल्दी से बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तो मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा करेंगे। मैं बाहर कुछ खा लूँगा। विमल सेठ जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर मोहिनी खाना बना लेती है और मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं पिताजी को खाना सेठ जी के घर ही दे आऊं और वहीं से कॉलेज चली जाऊंगी। मोहिनी सेठ के घर जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी वहाँ पर सुरजीत आ जाता है और मोहिनी को देखकर कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी, मेरा नाम मोहिनी है। मेरे पिताजी आपके यहाँ काम करते हैं। मैं उनको खाना देने आई हूँ। अच्छा, तो तुम विमल अंकल की बेटी हो। तुम खाना मुझे दे दो, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा, क्योंकि विमल अंकल पिताजी के साथ कहीं गए हैं। मोहिनी सुरजीत को खाना देकर निकल ही रही थी कि तभी सुरजीत कहता है, मोहिनी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अपने कॉलेज जाना है। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो तुम? सुरजीत को पता चलता है कि मोहिनी उसी के कॉलेज में पढ़ती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे साथ ही चल सकती हो। मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। इसके बाद सुरजीत मोहिनी को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने साथ कॉलेज ले जाता है। ऐसे ही वो हर रोज कॉलेज में मिलने लगे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन मोहिनी सुरजीत से कहती है, सुरजीत, हम लोग शादी कब कर रहे हैं? तुम्हारे पिता शादी के लिए राजी तो हो जाएंगे ना? हाँ, पिताजी को तो मैं चुटकियों में मना लूंगा। और वैसे भी पढ़ने में होशियार और इतनी सुंदर बहू कहीं नहीं मिलेगी उनको। कुछ दिन बीतने के बाद सुरजीत अपने पापा से शादी के लिए बात करने जाता है। पिताजी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की? उसका परिवार कैसा है? पिताजी, वो विमल अंकल की बेटी है। क्या? अपना नौकर विमल की बेटी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो उस नौकर की बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहता है? पिताजी, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार है और सुंदर भी है। तुम मुझे ये सब बातें मत सिखा। मैं तेरी शादी किसी बड़े घर में करना चाहता हूँ और वो नौकर की बेटी इस घर में कभी नहीं आएगी। सुरजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विमल जब सेठ के यहाँ काम करने आता है तो सेठ विमल को बहुत भला बुरा कहता है और उसे काम से निकाल देता है और विमल बेचारा दुखी होकर घर चला जाता है। विमल जब घर पहुँचता है तो मोहिनी अपने पिता से कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? इसके बाद विमल मोहिनी को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि सेठ ने उसे काम से निकाल दिया है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब हो रहा है ना। दूसरी तरफ सुरजीत मोहिनी के प्यार में पागल हो चुका था। वो बस मोहिनी से ही शादी करना चाहता था
और उसके पिता तो बस यही सोच रहे थे कि उस गरीब लड़की से अपने बेटे की शादी होने से कैसे बचाए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन अपने बेटे की जिद के कारण सेठ को विमल के घर रिश्ता लेकर जाना ही पड़ा। एक दिन सुबह सुबह सेठ विमल के घर जाता है। मोहिनी, देख तो दरवाजे पे कौन है। पिताजी, सेठ जी आए हैं। इसके बाद सेठ विमल से शादी की बात करता है और विमल शादी के लिए मान जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सेठ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे पता था कि विमल से उसे दहेज में कुछ नहीं मिलेगा। शादी का दिन आ चुका था। सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और बारात आने का समय भी हो गया था। विमल की जो भी जमा पूंजी थी उसने अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। घर के बाहर बारात आ चुकी थी। सब बहुत खुश थे। तभी सेठ विमल को अपने पास बुलाता है और अकेले में बात करने को कहता है। इसके बाद विमल और सेठ एक कमरे में चले जाते हैं। सुन विमल, अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से तभी कराऊंगा जब तू मुझे दहेज में अपने बेटी को 5 लाख रुपए देगा। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? आपको तो सब पता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा दी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ इस छोटे से कमरे के अलावा। मुझे कुछ नहीं पता। तेरी बेटी की डोली यहाँ से तभी उठेगी जब तू उसे दहेज में 5 लाख रुपए देगा। विमल अपनी पगड़ी उतारकर सेठ के कदमों में रखता है और कहता है कि अब उसके घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मुझे कुछ नहीं पता। अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो तू इस घर को मेरे नाम कर दे। विमल बेचारा बहुत रोता है। अपने घर के कागजात सेठ को दे देता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। उनकी ये सब बातें मोहिनी सुन चुकी थी। सुरजीत जब मोहिनी को हार पहनाने लगता है तभी मोहिनी कहती है, रुको सुरजीत, मुझे ये शादी नहीं करनी। जो एक पिता का दर्द नहीं समझ सकते, कैसे अपनी पूरी उम्र की कमाई उसने अपनी बेटी की पढ़ाई में, अपनी बेटी की शादी में लगा दी और इतनी प्यार से पाली हुई बेटी को एक बाप किसी दूसरों के हाथों में सौंप देता है, ये सोचकर कि शायद दूसरा परिवार भी उसको उतना ही प्यार देगा जितना कि उसके पिता उससे करते हैं। ऐसा सोचकर एक पिता अपनी बेटी की शादी एक अनजान जगह पर कर देते हैं। लेकिन सुरजीत, तुम्हारे पिता जैसे लोगों की जगह जेल में है। चलो सुरजीत, हमें ऐसे एक गरीब परिवार में शादी नहीं करनी। मोहिनी, मुझे तो कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुमसे शादी करनी है। ठीक है सुरजीत, अगर तुमको इससे शादी करनी है तो तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और सुरजीत मोहिनी से शादी कर लेता है। इसके बाद सुरजीत अपने बैंक में से पैसे निकालकर एक घर बनाता है। उसमें मोहिनी के पिता और मोहिनी को लेकर हंसी खुशी रहने लगता है। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा होगा कि अंबिका भगवान शिव की कृपा से अपना मकसद पूरा कर लेती है। वो मंदिर से विदाई लेकर नागलोक रहने आ जाती है। अंबिका की मुलाकात एक नौजवान विक्रम से होती है। उधर नागलोक और नागमणि को बचाने के लिए नागराज अंबिका को विवाह करने को बोलते हैं और अंबिका सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ अंबिका जी, आप अभी भी नागराज जी की बात को सोच रही हो क्या? हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। ऐसा कौन है जो मेरा जीवन साथी बनेगा? ऐसा कौन है जो मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए आने वाली मुसीबतों का सामना करेगा? आप व्यर्थ ही इतना चिंता कर रही हैं। नागराज जी ने कहा ना, स्वयं भोले शंकर ने आपके लिए वर ढूंढा है, तो वीर होगा, शक्तिशाली होगा। चलिए ये सब छोड़िए, अब आपका सोने का समय हो गया है। मैं प्रकाश बंद कर रही हूँ, अब फटाफट से आप सो जाइए। और हाँ, यदि स्वप्न में नागलोक के राजा के दर्शन हो जाएं, तो हमें भी बता देना। अरे अरे बस भी करो अब। कई दिनों बाद आपको ऐसे हंसते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ ठीक है। कौन होगा अंबिका के सपनों का राजकुमार? कौन होगा जो नागलोक का राजा बनेगा? इसी सोच में अंबिका की आंख लग गई। वो एक सपना देखती है कि वो एक दुल्हन के लिबास में है, लेकिन ये क्या, दूल्हे के लिबास में विक्रम? ये सपना देखकर अंबिका की आंख खुल गई और वह हाँफने लगी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। ये कैसे हो सकता है? विक्रम तो एक आम इंसान है, वो कैसे नागलोक का राजा बन सकता है? वो तो हम में से किसी भी नागलोक का विष भी नहीं सह सकता। फिर वो कैसे हमारे नागलोक की रक्षा करेगा? अंबिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी महल के द्वारपालों ने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़ा बजना एक खतरे का संकेत था।
अंबिका तुरंत द्वार पर पहुंची। वहां पर पहले से ही नाग सेनापति, नागराज और बाकी लोग भी खड़े हुए थे। क्या हुआ सेनापति, ये कैसा संकेत है? नाग कुमारी की जय हो। नाग कुमारी, हमारे गुप्तचरों ने संकेत दिया है कि कुछ इंसान मशाल लिए हमारे किले की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इंसानों को किले का पता लगा कैसे? किले का पता तो सिर्फ काली को ही पता था, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। नागराज जी, अब आप एक काम कीजिए, आप सिपाहियों से कहिए कि वो किले की सारी मशालें बुझा दे और पूरे किले में अंधेरा कर दे। और सेनापति जी, आप मेरे साथ चलिए। बेटी, आराम से जाना। सेनापति और अंबिका दोनों नाग रूप में आ जाते हैं। सेनापति और अंबिका देखते हैं कि 4 युवक हाथ में मशाले लिए उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। उन चारों युवक में से एक विक्रम था। वो सब देखकर अंबिका हैरान रह गई। उसे पता नहीं था कि उसकी मुलाकात विक्रम से इतनी जल्दी हो जाएगी। सेनापति और अंबिका नाग रूप में उन चारों युवकों के सामने आ गए और उन्हें चुनौती दे दी। दोनों नागों को देखकर चारों युवक डर गए, लेकिन तभी विक्रम बोला, डरो मत, ये दोनों हम पर हमला नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। हो सकता है हम इनके बिल की तरफ बढ़ रहे हों। सभी लोग धीरे धीरे पीछे हटो, इनसे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर विक्रम अपने साथियों को वहां से ले जाता है। अंबिका और सेनापति दोनों विक्रम की निडरता को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अंबिका और सेनापति एक आम इंसान के रूप में आ गए। नाग कुमारी जी, ये तो वही लड़का है ना जिसकी आपसे पहले मुलाकात हुई थी? ये तो बहुत बुद्धिमान और निडर है। सेनापति के मुंह से विक्रम की तारीफ सुनकर अंबिका खुश हो जाती है। उसको अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था और तभी विक्रम वहां पर वापस लौट आता है। पर इस वक्त सेनापति और अंबिका के पास नाग रूप में आने का वक्त नहीं था। अरे आप, पहले आपकी और मेरी मुलाकात एक बार हो चुकी है ना? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया तो था, मैं यहाँ पर ट्रैकिंग करने आया हूँ। आज तो ट्रैकिंग के चक्कर में 2 नाग दिख गए मुझे। वैसे ये कौन है? ये मेरे भाई है। हम लोग सपेरे हैं ना, तो वो हमारे ही नाग है। हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। इसके बाद विक्रम ने अंबिका से हाथ मिलाकर बाय बोला, लेकिन जैसे ही अंबिका ने विक्रम से हाथ मिलाया, वो असहज सी हो गई। कुछ देर बाद सेनापति और अंबिका अपने किले में वापस आ गए और विक्रम अपने कैंप पर वापस चला गया। जैसे ही सेनापति और अंबिका किले के अंदर पहुँचे, वैसे ही नागराज बोले, बेटी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस वो हमेशा की तरह कुछ इंसान किले की तरफ बढ़ते आ रहे थे। हमने उन्हें डराकर भगा दिया। क्षमा कीजिए महारानी, जिस युवक से आपने हाथ मिलाया था वो तो बिल्कुल भी नहीं डरा था हमसे। क्या हाथ मिलाया था? नाग कुमारी को स्पर्श करने की हिम्मत कैसे की उसने? नागराज जी, आप क्रोधित मत होइए। मैं पहले इंसानों के बीच रह चुकी हूँ। वो लोग स्नेह जताने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है। अंबिका घबराई हुई अपने कक्ष में आ गई। वो बिस्तर पर लेट गई और गहरी सोच में डूब गई। तभी वहाँ पर दासी आई और बोली, क्या हो गया नाग कुमारी? दासी, मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूं? अरे बताइए तो क्या हुआ? दासी, आज जब हम लोग जंगल गए थे तो विक्रम मुझे फिर से मिला था। ओ वो, यानी वो मिल गए? इतना मारूंगी तुझे, पहले मेरी पूरी बात सुन। आज विक्रम और उसके कुछ दोस्त गलती से नागलोक की तरफ बढ़ रहे थे, पर मैंने और सेनापति ने नाग रूप में आकर उन लोगों को डरा दिया। तो वो लोग डर के भाग गए? नहीं, उनके दोस्त तो डर गए थे। विक्रम ने तो बड़ी बहादुरी से और संयमता से काम लिया, और पता है, जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तो उस एक पल में मुझे पूरा नागलोक, माँ पापा, नागलोक पर वो हमला, तबाही, सब कुछ दिखाई दे गई। इतना सब एक क्षण में? आप मानो या ना मानो, आपको उस युवक से प्रेम हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस एक इंसान है। वो वीर हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वो कभी हमारी तरह शक्तिशाली नहीं हो सकते। पता है, नागराज जी ने तो सिर्फ हाथ मिलाने की बात पर उस युवक के प्राण लेने की बात कर दी थी। अब तो दासी भी अंबिका की बात सुनकर परेशान हो गई थी। ना जाने अंबिका के साथ ये क्या हो रहा था। अगले दिन नागराज अपने औषधियालय के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल की तरफ गए। वो इंसानी रूप में पेड़ पर चढ़कर कोमल पत्तियों को इकट्ठा कर रहे थे कि तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। नागराज बहुत तेज चिल्लाते हैं। विक्रम नदी के पास बैठा हुआ था। वो चीख सुनकर तुरंत ही नागराज के पास आता है।
अरे बाबा, आप ठीक तो हो ना? बेटा, लगता है पैर की हड्डी टूट गई। ओह शिट, आपके पैर से तो बहुत खून बह रहा है। आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। विक्रम नागराज का हाथ पकड़कर उन्हें एक पत्थर के सहारे लिटा देता है और भागकर अपने कैंप में से दवाओं का डब्बा लेकर आता है। बाबा, थोड़ा सा दर्द होगा, ये एंटीसेप्टिक दवाई है, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। ऐसा कहकर विक्रम एक स्प्रे लेता है और नागराज के घाव पर लगा देता है और फिर चोट साफ करने के बाद पट्टी कर देता है और टांग में लकड़ी बांध देता है। बाबा, अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? बाबा, ओ बाबा, लगता है ये बेहोश हो गए। अब मैं क्या करूं? इन्हें कहाँ लेकर जाऊं? अस्पताल तो यहाँ से बहुत दूर है। इनके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। लेकिन तभी विक्रम के दिमाग में सेनापति और अंबिका आते हैं। विक्रम को लगता है कि हो ना हो ये बाबा उन्हीं की बस्ती से होंगे। विक्रम ने नागराज को अपने कंधे पर ले लिया और वो उसी तरफ निकल पड़ा जहाँ पर उस दिन मशाल लेकर जा रहा था। काफी आगे आ जाने के बाद विक्रम को एक किला दिखाई दिया और वो बोला, अरे इतना बड़ा किला, वो भी इतने घने जंगल में। क्या पता बाबा इसी में रहते हों। द्वारपालों ने विक्रम पर नजर रखी हुई थी, लेकिन वो उस पर वार नहीं कर सकते थे क्योंकि विक्रम के कंधे पर नागराज थे। विक्रम किले की तरफ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन द्वारपाल कर भी क्या सकते थे। नागलोक के इतिहास में ये पहली बार कोई साधारण व्यक्ति नागलोक में प्रवेश करने वाला था। क्या विक्रम को नागलोक की सच्चाई पता लग जाएगी? क्या विक्रम को अंबिका का सच पता चल जाएगा? ये सब जानने के लिए देखें कहानी का अगला भाग।